इमेजिन करो कि आप अपने घर में कैद हो जाए हमेशा के लिए, जहाँ ना नेटवर्क है और ना ही खाना और ना पानी, बस हो तो आप और आपकी चार दीवारें। ऐसे में आप कैसे सरवाइव करके बाहर निकलने का रास्ता निकालते हैं? इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड है ये मूवी द ब्रिक 2025, जो अभी 10 जुलाई को ही रिलीज हुई है, इसलिए इसकी रेटिंग में अभी काफ़ी फ्लैक्चुएशन है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है फिलिप कोच, जिन्होंने डायरेक्ट की है पिक और 60 मिनट जैसी मूवीज़। इस मूवी के मेन लीड में हम देख पाएंगे जाने माने एक्टर मैथियस स्वाइगोफर को, जिनको हमने आर्मी ऑफ द डेड और आर्मी ऑफ द थीव्स जैसी मूवीज़ में भी देखा है। और फीमेल लीड है रूबी ओफी, जिनको भी हमने आर्मी ऑफ द थीव और द इनविंसिबल जैसी मूवीज़ में देखा है। ये मूवी लास्ट तक काफ़ी सस्पेंस बना के रखती है, तो मूवी की एक्सप्लेनेशन को पूरा देखिएगा और लास्ट में हम कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की भी बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत आपका द एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड में। तो अब बिना किसी देरी के हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम टिम को देखते हैं, जो कि एक गेम डेवलपर है और जिस प्रोजेक्ट में अभी वो काम कर रहा है उसमें कुछ बग्स आ गए थे। इसका डिस्कशन वो अपनी टीम के साथ कर ही रहा था कि उसका इंटरनेट ब्रेक होने लगता है, जिसके चलते उसका माइंड फक हो गया था। और इन सब चीज़ों से उसे कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें वो और उसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया का एक बच्चा होने वाला था। तभी इसके फ्लैशबैक को ब्रेक करती है एक मक्खी, जिसे इसने एक ग्लास से कैद किया हुआ था, जिसे ये फ्री करने के लिए विंडो के पास जाता है, बट वो पहले ही फ्री हो जाती है और घर में घूमने लगती है। इस पूरी मूवी में मक्खी को रेफरेंस की तरह दिखाया है, जिसे हम मूवी के एंड में समझेंगे। कुछ देर में इसकी गर्लफ्रेंड ओलिविया आती है, जो टिम को कोई सरप्राइज देना चाहती थी। तो दोनों अपनी बिल्डिंग से बाहर आते हैं, जिसमें हम देख पाते हैं उनकी बिल्डिंग में काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी। इसलिए बिल्डिंग के बाहर ही इन दोनों को बिल्डिंग का ओनर मिस्टर फ्रीडमैन मिलता है, जो कि उनसे इस कंस्ट्रक्शन वर्क की देरी के लिए माफ़ी मांगता है और न्यूज़ देता है कि पास ही में हार्बर में काफ़ी भयानक आग लगी है, जिसका धुआं हम भी देख पाते हैं। इस सीन को आप अपने माइंड में रखना, ये आगे चल के काम आएगा। ओलिविया टिम को अपनी वैन दिखाती है, जिसको ये अभी वर्कशॉप से लेके आई थी, बट टिम वैन को देख के खास खुश नहीं होता। ओलिविया उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो सब चीज़ों से एक ब्रेक चाहती है। वो टिम के साथ मिलकर लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहती है और टिम को भी ब्रेक लेकर पेरिस चलने का बोलती है, बट टिम मना कर देता है। ओलिविया उस टाइम तो कुछ नहीं बोलती, पर रात भर सोचने के बाद दूसरे दिन उसे छोड़कर अकेले जाने का डिसाइड करती है। बट जैसे ही वो डोर ओपन करती है, वहाँ एक अजीब सी दीवार खड़ी होती है। दोनों को समझ नहीं आता कि ये वॉल आई तो आई कहाँ से। वॉल ने डोर ही नहीं पर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया था, जिसमें ड्रिल, हथौड़े, किसी चीज का भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वॉल ने सारे नेटवर्क, वाटर सप्लाई, सब चीज को रोक दिया था और इनके पास बस लिमिटेड पानी ही बचा था। और इसी पैनिक में दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी बीच इनके बगल वाले अपार्टमेंट से आवाज आने लगती है, जहाँ थे माविन और एना। दोनों भी वॉल को देखकर काफी पैनिक में थे और इसी पैनिक को दूर करने के लिए दोनों ड्रग्स का यूज करते हैं। टिम नोटिस करता है कि बहस के दौरान गुस्से में जो फोन उसने वॉल पे फेंक के मारा था, उसका एक पार्ट वॉल पे चिपक गया है। दोनों फिगर आउट करते हैं कि वॉल मैग्नेटिक है, जिसमें ऐसे 4 पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा थी। घर का सारा मेटल का सामान ये उन पॉइंट्स पर रखते हैं, बट चीजें बैकफायर हो जाती है, जिसमें टिम ओलिविया को तो बचा लेता है, बट वो इंजर्ड हो जाता है। कुछ देर बाद टिम की मरहम पट्टी खत्म ही हुई थी कि बगल वाले अपार्टमेंट से फिर से आवाज आने लगती है। ये दोनों अपार्टमेंट के बीच की वॉल को तोड़कर बगल वाले अपार्टमेंट में एंटर करते हैं, जहाँ पूरा रूम तहस नहस हुआ था और एना भी फ्लोर पे बेहोश पड़ी थी। अचानक ही माविन टिम पे अटैक कर देता है, जहाँ ओलिविया टाइम पे आके टिम को बचा लेती है। दोनों माविन की खातिरदारी करने ही वाले थे कि एना उन्हें रोक लेती है और बताती है ये माविन ने ड्रग के ओवरडोज में किया है और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। तो दोनों सेफ्टी के लिए माविन के हाथ बांध लेते हैं। जब माविन को होश आता है, उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसने नशे में क्या क्या किया। कुछ देर बाद ये सब बाहर निकलने का फिर से ट्राई करते हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं था, जिसमें ओलिविया सजेस्ट करती है कि जैसे वो बगल वाले अपार्टमेंट में आए थे, ऐसे ही वो नीचे वाले फ्लोर को तोड़ के बेसमेंट तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है और ऐसी बिल्डिंग के बेसमेंट ट्रेन टनल से जुड़े होते थे फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। बिना किसी देरी के टिम फ्लोर को तोड़ने लगता है और कुछ देर में वो नीचे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ गन के साथ इनकी खातिरदारी के लिए होते हैं मिस्टर ऑस्टवाल्ड, जो इन्हें वापस जाने का बोलते हैं। वो अपनी पोती लिया को बचाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब खाना पानी खत्म हो जाएगा तो ये लोग ही खाना और पानी के लिए इनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मिस्टर ऑस्टवाल्ड का सोचना भी सही था। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में कोई किसी का नहीं होता, सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे रहते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि दूसरों की जान उनके एक्शन से जा रही है या नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने अपनी आंखों से कोविड में देखा है। खैर, लिया के मनाने पर मिस्टर ऑस्वाल्ड इनकी हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। ये दोनों के लिए वर्स्ट डिसीजन साबित होगा आगे चलकर। टिम को एक स्मोक डिटेक्टर मिलता है, जो फ्लोर तोड़ने टाइम
शायद साथ ही में टूट कर गिर गया होगा। बट अजीब बात यहाँ ये थी कि उसके अंदर एक कैमरा था। वो और बाकी रूम के स्मोक डिटेक्टर भी चेक करते हैं तो सब में कैमरा लगाया हुआ था। ये काम किया था उनके बिल्डिंग के ओनर मिस्टर फ्रीडमैन ने। अच्छी बात यहाँ ये थी कि वो इनके जस्ट बगल वाले अपार्टमेंट में रहता था, तो इन सब चीज़ों का आंसर ढूंढने के लिए वो उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, जहाँ इनको मिस्टर फ्रीडमैन की लाश मिलती है जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। टिम को समझ नहीं आता कि हाथ गायब कहाँ हुए और इसको मारा किसने। ये चीज़ हमारे लिए भी एक पहेली बन जाती है कि आखिर बंद कमरे में मिस्टर फ्रीडमैन को मारा किसने और उसके हाथ गए कहाँ। खून देखकर उसे फिर से पास के कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। इसी गुस्से में मॉविक वापस से फ्लोर आके तोड़ने लगता है, जिसमें फ्लोर तो टूट जाता है बट साथ लेके जाता है इन चारों को भी। जहाँ नीचे वाले फ्लोर में इनको मिलता है यूरी, जो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है वो इस अपार्टमेंट में रह रहे एंटोन का दोस्त है, लेकिन एंटोन हार्ट अटैक से मर चुका है तो ये यहाँ अकेले फंसा हुआ है। और यूरी को लगता था कि ये वॉल उनकी सेफ्टी के लिए है, जो कि उनको बाहरी खतरों से बचा रही है, तो वो सबको वॉल को खोलने के लिए मना करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो बेसमेंट के फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर में वो बेसमेंट तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन इनकी मेहनत में पानी तब फिरता है जब इनको पता चलता है कि उस टनल को भी वॉल ने सील कर दिया था, जिसके थ्रू ये बाहर निकलना चाहते थे। जिसमें गुस्से में मार्विन ऑसवाल्ड की गन छीन के वॉल में फायर करता है, लेकिन बुलेट्स वॉल से रिपेल हो जाती हैं। बाकी सब तो टाइम रहते झुक के अपनी जान बचा लेते हैं, बट ऑसवाल्ड को गोली लग जाती है और वो वहीं पे दम तोड़ देता है। इससे सभी काफ़ी दुखी होते हैं। इसी बीच सब अपने अपने अंदर के सैडनेस को बताने लगते हैं कि कैसे किसने अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी को खोया है। इन सब में हम जान पाते हैं कि टिम और ओलिविया का बच्चा होने वाला था, पर कुछ मिस हैपनिंग के कारण ओलिविया को मिसकैरेज हो जाता है। इस बात का गिल्ट दोनों को था और इसी का फ्लैशबैक टिम को आया करते थे, जो वो अपने हाथों में खून देखा करता था। यही रीजन था कि टिम और ओलिविया के रिलेशन में दरार आने लगी थी। इन्हीं डिस्कशन के बीच लिया को एंटोन के टेबल में रखे उसके नोट्स याद आते हैं, जिन नोट्स को देखकर हमें पता चलता है वो भी वॉल ओपन करने की कोशिश कर रहा था। लिया और ओलिविया को वहाँ एक कार्ड भी मिलता है जो कि एप्सिलॉन नैनो डिफेंस कंपनी का था, जहाँ इस वॉल वाली घटना से पहले आग लगी थी। हो ना हो ये जो भी हो रहा है इसका रिलेशन उस हार्बर में आग लगने से है, जो कि इसी कंपनी का था। दूसरी तरफ टिम और मार्विन भी मिस्टर फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में जाते हैं ताकि कुछ सुराग और मिल सके। वहाँ टिम को एक सीक्रेट रूम दिखता है जो ऑब्वियसली लॉक्ड था, पर अपने तेज दिमाग से वो लॉक के कॉम्बिनेशन का पता करके डोर ओपन कर लेता है। रूम में एंट्री करते ही इनके होश उड़ जाते हैं। यहाँ से फ्रीडमैन इन सब पे नज़र रखा करता था और सारे कैमरों का एक्सेस यहीं से था, जिसमें मार्विन और एना की तो पूरी एमएमएस बनी हुई थी। इसके बाद ये एंटोन के घर के फुटेज चेक करते हैं, जिसे चेक करने में इन्हें पता चलता है कि एंटोन की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसे यूरी ने गला दबाकर मारा था। एंटोन ने वॉल ओपन करने का तरीका पता लगा लिया था, पर यूरी नहीं चाहता था कि कोई बाहर जाए और एंटोन का गला दबाकर उसे वहीं मार देता है। यहाँ लिया को भी एंटोन की लाश पर गला घोटने के निशान दिख जाते हैं और वो समझ जाती है कि यूरी झूठ बोल रहा है, पर तब तक उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। बोला था ना ये वर्स्ट डिसीजन साबित होगा। इस चीज का सबको पता लगते ही वो यूरी के पास जाते हैं, बट तब तक उसने एंटोन के सारे नोट्स जला दिए थे। टिम और मार्विन यूरी को रोकने जाते हैं, लेकिन वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। जैसे तैसे वो यूरी को संभालने में कामयाब होते हैं और उसे चेयर में बांध देते हैं। एंटोन के नोट्स का एक पेज जलने से बच गया था। उसकी रिसर्च को देखकर वो किसी तरह के कोड से बाइंड थे। सब यूरी से पूछताछ करते हैं, जहाँ यूरी रिवील करता है ये एप्सिलॉन नैनो डिफेंस कंपनी ने ही इस वॉल को बनाया है, जो कि सबकी डिफेंस के लिए है और ये वॉल सारे तरह के खतरों से बचाती है, चाहे वो केमिकल अटैक हो या न्यूक्लियर। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता और उसकी बातों में किसी को यकीन नहीं होता। एंटोन को भी उसकी बात में यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सिस्टम की कोई खराबी है और हार्बर में आग की वजह से ये खराबी आई है, पर वो इसका पता बाहर जाके लगा पाता उससे पहले ही यूरी ने उसे मार दिया। टिम एंटोन के डिस्ट्रॉय हुए फोन और लैपटॉप से पता लगा लेता है कि ये वॉल ऑप्टिकल कोड से बाइंड है, जिसे एंटोन ने क्रैक कर लिया था और जिसे एक्यूरेट ऑप्टिकल फ्लैश से ही खोला जा सकता है। टिम डोर खोलने का ट्राई करता है, जिससे उसमें एक पोर्टल सा खुल जाता है। एना चेक करने के लिए उसके थ्रू हाथ डालती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पोर्टल उसे अंदर को खींचने लगता है। सब उसे बाहर खींचने का ट्राई करते हैं, बट डोर क्लोज होने लगता है और देखते ही देखते बंद हो जाता है, जिससे एना बाहर तो आती है, लेकिन बस उसकी अपर बॉडी ही बाहर निकल पाती है, जिसको देख के मार्विन पूरा टूट जाता है और वो खुद को शूट करके मार लेता है। इसी चीज को देख के मेरी थ्योरी है कि फ्रीडमैन ने भी किसी तरह पोर्टल को खोल लिया था और वो भी इसी तरह मरे थे। कुछ देर में टिम और ओलिविया दोबारा डोर ओपन करने का ट्राई करते हैं।
इस बार इन्हें समझ आता है कि जितने बार वो कोड्स प्रेस करते हैं तो डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैश जलती है। ओलिविया को एंटोन वाला फुटेज याद आता है। वो फुटेज को देखकर फाइनली पता लगा लेते हैं कि कोड का पैटर्न क्या है, बट जब तक वो डोर ओपन कर पाते यूरी खुद को फ्री करके इन्हें मारने चला आता है। इसके बाद एक चेस सीन आता है जहाँ दोनों यूरी से बचते हुए यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। वो किसी तरह से बचते बचाते वॉल के पास आ जाते हैं। ओलिविया डोर को ओपन करने का ट्राई करती है तो टिम यूरी को रोकने का, बट यूरी टिम पर भारी पड़ रहा था। इतनी देर में ओलिविया भी डोर ओपन कर लेती है। टिम उसे भागने का बोलता है, बट ओलिविया टिम को ठीक टाइम पे आके यूरी से बचा लेती है। दोनों फाइनली वॉल के बाहर आ जाते हैं, पर बाहर का हाल तो और भी बेहाल था। उसी ब्रिक वॉल्स ने सारी बिल्डिंग्स को कवर कर लिया था। दोनों को वही वैन दिखती है जिसमें पेरिस जाने वाले थे। तब तो ये नहीं जा पाए, पर अब फाइनली वो यहाँ से निकल जाते हैं। लास्ट सीन में हमें आसमान में आर्मी हेलीकॉप्टर्स को उड़ते दिखाते हैं, जहाँ क्लियर हो जाता है अभी भी कुछ जगह बची है जहाँ ये वॉल फैली नहीं है। और सीन कट होने से पहले हमें वही मक्खी दिखाई जाती है जो कि इनके साथ ही फ्री हो गई है, और जो इन्हीं का डिपिक्शन है कि ये भी फाइनली जिस फ्रीडम को ढूंढ रहे थे वो इन्हें मिल गई है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में। इस मूवी के ट्रेलर को नेटफ्लिक्स ने काफ़ी अच्छे से दिखाया था, जिसकी वजह से हमारी उम्मीदें इस मूवी को लेकर काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन ये मूवी उन उम्मीदों में खासा खड़ी नहीं उतर पाई। मूवी में थ्रिल तो है, पर मिस्ट्री में थोड़ा पीछे रह जाती है, और कैरेक्टर से भी हम ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट में मूवी में कुछ खासा ध्यान नहीं दिया गया है। मूवी में चीज़ों का कुछ ठीक से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, जैसे यूरी वहाँ क्यों आया था, उसका क्या रीजन था वहाँ आने का, और हार्बर में आग कैसे लगी थी, और फ्रीडमैन की डेथ को भी हमें ठीक से नहीं दिखाया गया। इन चीज़ों के बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ता है। पर मैं इस मूवी को बहुत बुरा नहीं बोलूँगा। इस मूवी को हम वन टाइम वॉच के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। बात करें इस मूवी के मेन कैरेक्टर टिम और ओलिविया की, जो कि रियल लाइफ में भी कपल्स हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।